तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी कंटेम्प्ट के लिए, उस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस सूर्यकांत जी जो अब सीजेआई बनने वाले हैं उनकी बेंच और जस्टिस बागची जी है उनकी बेंच में ये सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट विकास सिंह जी ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट इसमें किए और उन्होंने ये कहने की कोशिश भी की कि ये सिर्फ सीजेआई साहब का अपमान नहीं है, ये पूरे इंस्टीट्यूशन का अपमान हुआ है इस तरीके से। तो इस अपमान के लिए सीजेआई साहब ही नहीं बाकी पूरे इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ रहा है आज के समय में, जोक बनाई जा रही हैं कोर्ट के संबंध में, सीजेआई के संबंध में। तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आप इस पर इसको कंटेम्प्ट नोटिस इशू करिए। लेकिन जो दोनों जजेस थे, जस्टिस थे, वो उस पर कन्विंस नहीं थे। वो पहले भी अपनी इस तरह की राय दे चुके हैं और दोबारा उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते इस मैटर को आगे बढ़ाया जाए। जिन लोगों को इससे उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई कुछ व्यापारिक उद्देश्य से कुछ प्रचार पाने के लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो और उससे उत्साहित होंगे, उनको और मिसाला मिलेगा अगर हम इस पिटीशन को जारी रखते हैं और कंटिन्यू इशू करते हैं। तो हम इस पर नहीं चाहते हैं, तो आप इस पर जो हमें से प्रेस ना करें। और दोनों जजों ने एक मत से ये कहा कि भाई हम बिल्कुल भी इस पर एग्री नहीं है। जब खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने खुद कोई संज्ञान नहीं लिया और खुद उन्होंने उसको बरी माफ़ कर दिया, मतलब तो हम इस पर लेना नहीं चाहते और ये उन्होंने साफ मना किया। तो क्या संदेश जाएगा इससे? ये संदेश इससे ये जाएगा कि कोई भी जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी फेंक सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर फेंक सकता है। नीचे के जजेस जो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट जज, उन्हें तो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता पड़ रहा है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना ले तो मेरी समझ से परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं हुआ। अब आप देखेंगे इंसिडेंट आगे और बढ़ेंगे, इस तरह के इंसिडेंट और बढ़ भी नहीं है। आपने देखा 2 इंसिडेंट अभी इस तरह की और हो चुकी हैं। तो ये इंसिडेंट अब मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने बढ़ने की संभावना है। जो गवई साहब हैं उन्होंने गलती कर दी ना एक्शन, ये सिर्फ उन्हीं की गलती है, उसी बेंच की गलती है। अगर वो तभी उसी वक्त देन एंड देयर अगर इस पर कंटेम्प्ट नोटिस इशू करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो आज ये नौबत नहीं आती, इस बेंच के पास भी नहीं जाती। लेकिन इन बेंच ने आज जो बेंच थे उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब सीजेआई साहब ने खुद एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन क्यों लें। तो ये बेंच भी मुझे लगता है कि उसी वजह से वही है ना जो बार बार कहा जा रहा है कि सीजेआई को जूता नहीं लगा, ये पूरे लोकतंत्र को जूता लगा। बिल्कुल, तो उस आधार पे तो कार्रवाई हो सकती है ना। ये बात यहाँ पर आज कही गई थी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि भाई ये जूता सही पर लगा हुआ है। ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशन का सवाल है, इसमें सीजेआई का सवाल नहीं है। लेकिन वो जजेज इस बात पर एग्री नहीं थे, बोले नहीं हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जो हो चुका है उसे खत्म करते हैं। सीजेआई साहब ने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो आगे इसको, लेकिन उन्होंने 2 बात जरूर कही हैं। इसमें 2 बात आज ये हुई है कि पिटीशन जो अभी कुछ पर्पज़ के लिए पेंडिंग है, नोटिस इशू करने से मना कर दिया है कि हम नोटिस इशू अभी नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को देख करके कैसे क्या गाइडलाइन जारी की जा सकती है। दूसरी कि इस तरह के पब्लिकेशन चल रहे हैं बाद में, ये पब्लिकेशन पर कैसे रोक लगाई जाए, इसके लिए रेट अभी पेंडिंग उन्होंने रख लिया। बाकी जो नोटिस इशू नहीं किया है, मतलब राकेश किशोर पर कोई नोटिस कोई जारी नहीं हुआ, ना जारी अब होने की संभावना नजर आती है। और उन्होंने आज बिल्कुल क्लियर कट कोर्ट में मना कर दिया कि हम नोटिस इशू नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर। इस कोर्ट से तो कोई कार्रवाई होने की संभावना नजर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं होगी। वो तो उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि डिसमिस ही करते हैं एक तरीके से ना। अभी पूरा मामला खत्म हो, अभी पूरा मामला इस मामले में कंटेम्प्ट में खत्म समझिए, मुझे लगता है ना। आगे मुझे लगता नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे। ये अभी वो 2 पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो रेट में उन्होंने सजेशन मांगे हैं, सरकार से ही मांगे हैं और बाहर से ही मांगे हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे इसकी इंप्रूव करें, ऐसे इंसिडेंट ना हो। लेकिन वो कंटेम्प्ट जो हुई है उनकी, उस बारे में वो कुछ कार्रवाई नहीं चाहते। पर जो इस बेंच में थे सूर्यकांत, अब अगले चीफ जस्टिस भी शायद वही बनेंगे, उन्हीं का ऐलान हो गया है। तो ये तो अपने फैसलों के लिए बड़े जाने जाते हैं, बड़े कड़े और संवेदनशील फैसले लेते हैं। तो इन्होंने इस बात से कैसे पीछे हट गए? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत कड़े फैसले लेते हैं। आप देखो लगातार सीजीआई को देखिए, जो भी सीजीआई बन के आ रहे हैं, पहले लगता है कि बहुत बड़े काम करेंगे, ये बहुत बड़ा देश को पता नहीं क्या सुधार ला के रख देंगे। लेकिन आप देख चुके हैं पहले चंद्रचूड़ ने तो क्या किया है, आप ये भी जानते हैं। उसके बाद गवई साहब से बहुत उम्मीद थी, तो उम्मीद वो तो अपनी कंटेम्प्ट इशू नहीं कर रहे, वो तो अपनी कंटेम्प्ट भी चलाना नहीं चाहते हैं। मतलब तो आपको क्या उम्मीद है इनसे? मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं या दलित सीजेआई इस वजह से इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व कोई होना नहीं चाह रहा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, सीजेआई साहब खुद भी इन्वॉल्व हो सकते थे ना। मतलब सीजेआई साहब के खुद के हाथ में था कि कंटेम्प्ट की सज़ा सुनाना, तो उस स्थिति में वो खुद ही सुना नहीं चाह रहे हैं, तो बाकी जैसे क्यों इस पर पल्ले में पड़े। तो मुझे लगता है ऐसी बात है। लगातार सर ऐसी खबरें देश से आ रही हैं, कहीं दलितों का बहिष्कार हो रहा है, कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है जाति के नाम पर, और ये भी तो जाति के नाम पर ही हुआ ना सर। देखिए बिल्कुल जाति के नाम पर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें इस तरह की बातें चलाई, उस राकेश किशोर जो कंटेम्नर था इसमें बनता, अगर वो इशू होता कि वो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और कुछ कमेंट किया करता था, तो ये निश्चित रूप से दिमाग में जाति के एंगल रहा है, तभी सीजे साहब के वो जूता फेंका गया है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट को ही समझने की आवश्यकता थी, लेकिन अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझ रहा है। सर मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, भिंड से, वहाँ पर बहिष्कार कर दिया है, बड़ी पंचायत हुई है और पूरे दलित समाज का बहिष्कार कर दिया है कि उनसे
अब ना कोई लेन देन होगा, ना कोई उनको अपने इधर बुलाया जाएगा, ना निकल, मतलब पूरी तरीके से समाज से बहिष्कार कर दिया। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है सर? ये गैर कानून नहीं, ये जो है असंवैधानिक के साथ साथ ही ऑफेंस भी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी शुल्क का से शुल्क ट्रैफिक किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का या पूरे समाज का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना, ये इस आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उस पर रोक लगाता है और अंडरसेबिलिटी मानता है इस चीज़ को। इसके अलावा जो प्रेमबल है संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ कि फेटर्निटी भाईचारा कंसेप्ट है, उससे भाईचारा को भी इसमें एक तरीके देखें तो वही भाईचारा हमारा टूटता है। इसके अलावा एससीसी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सोशल बॉयकॉट क्या होता है और इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या होता है। ये दोनों बातें, इस दोनों बॉयकॉट इस भिंड के इंसिडेंट में जो मैंने वीडियो देखा वो दोनों अट्रैक्ट होती हैं। इसके लिए 31Z ए या ZC करके एक सेक्शन है जो सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट को ऑफिस बनाता है, जिसमें कि कम से कम 6 महीने की सजा है और 5 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है। तो हजारों साल पुरानी जो व्यवस्था थी, जो पहले ऐसे ऐलान कर दिए जाते थे, वही व्यवस्था लौट रही है क्या? मैं उससे पहले आपको बताना जरूर चाहूँगा कि ये सिविल राइट्स एक्ट के तहत भी ऑफेंस है 1955 का, एससीसी एक्ट के तहत के ऑफेंस के अलावा इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन में भी जो बीएनएस हो गया उसमें भी ऑफेंस है। जाति के आधार पर एक तरीके से दो ग्रुपों को लड़ाने की भड़काने की कोशिश है। तो इन तीनों में ऑफेंस है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर पुरानी चीज़ें पर लौटती आ रही हैं, हजारों साल पहले ऐलान होते थे ना, ये देखो, मैं अभी इस इंसिडेंट से पहले अगर मुस्लिमों के खिलाफ आप देखें तो जगह जगह पंचायत होकर के और बॉयकॉट की बात आपने वीडियो पिछले कई सालों से देख रहे होंगे। गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में, दिल्ली में भी इस तरह की कॉल, एक पंचायत यहाँ पर हुई थी, कौन था वो मुझे याद नहीं आ रहा, साउथ के इसमें रोनी की तरफ शायद मेरे ख्याल से, तो वहाँ भी इस तरह की बातें थी। विधायक भी करते हैं इस काम, सभी बीजेपी भी कर रही है, मतलब है उसमें कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं कि दलितों पर भी ये बायकॉट की बात आ गई है। और उस इंसिडेंट को अगर आप देखें तो वो इंसिडेंट में जो भिंड की इंसिडेंट है वो सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार उस गांव में नहीं हुआ पंचायत करके। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको पूरे ज़िले में पंचायत करेंगे और हर जगह इस लोगों को, अपने सवर्ण समाज के लोगों को कहेंगे कि वो इस तरह के लोगों का बायकॉट करो, खासतौर से जाट और जाति के बायकॉट करने की बात कही गई है। लेकिन सर लगातार देखने को मिल रहा है ये जो बॉयकॉट करना, बाबा साहब के खिलाफ इस तरह की बातें कहना मिश्रा के द्वारा, बाकी और लोगों के द्वारा, सीजेआई साहब के खिलाफ भी बाद में आप देख रहे हैं ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से जूता सही फेंका गया है। तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि मनुस्मृति दोबारा से शायद कुछ लोग ये चाहते हैं कि लागू हो इस देश में, लेकिन हम जैसे लोग और कुछ और लोग हैं, आप जैसे लोग जो इस तरह की बातों को उठाते हैं, ऐसा होने नहीं होगा, ऐसा होने देंगे। बाबा साहब का अपमान कहाँ तक ठीक है सर? बाबा साहब का अपमान तो ऑफेंस भी है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश में जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पर वो एफआईआर करने को तैयार नहीं। जो बाबा जो था, जो क्या नाम था उसका, जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट देकर के आए, उसमें तो आप अजीब सी स्थिति देखिए कि एफआईआर करने तो दूसरी बात है, वो रिसीविंग देने को तैयार नहीं है एसएचओ, कि रिसीविंग देने के लिए भी कमिश्नर पुलिस ने मना कर दिया, रिसीविंग नहीं देंगे हमारी कंप्लेंट की भी। पहले क्या होता है, कंप्लेंट की रिसीविंग ले लेते थे, एफआईआर नहीं करते थे, तो कोर्ट में जाते, लेकिन अब वो रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। इतना भय बैठा हुआ इन लोगों के दिमाग में। तो ये जो स्थिति चल रही है पूरे देश में, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक नई बहस और देश में शुरू होगी है कि बाबा साहब ने संविधान ने लिखा। अब तो जो हरियाणा के पूर्व सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी बोल दिया सर, देखिए। तो उन्हें कुछ नहीं पता, मनोहर खट्टर को तो ये भी नहीं पता। आपने वो स्पीच सुनी होगी ना, बात की स्पीच देखी होगी, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके बाद में संविधान सभा बनी है। उन्हें ये भी नहीं पता संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी पार्ट है। दे आर सो मैनी कमेटी इन द संविधान सभा में एक नहीं, बहुत सारी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी थी। तो उन्हें तो ये तक भी नहीं पता है, जो कि केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कि संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी अलग चीज़ नहीं है। संविधान सभा से पहले ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी है, संविधान सभा बनने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है। ये तो नई वैध छेड़ रहे हैं ना समाज में। ये देखो, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के, आप जितने भी लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो यही चाहते हैं कि संविधान में जो श्रेय बाबा साहब को मिलता है, जो लिखा है, उनका श्रेय ना जाए, तो बाकी औरों को श्रेय जाए। ऐसी कोशिश लंबे समय से, और वो मेन कोशिश उनकी ये है कि इसकी आड़ में वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मेन बात ये है इसमें। तो क्या वाकई भी देश में जैसे सरकार कहती है अमृत काल चल रहा है, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को मार दिया जाता है पीट कर, अभी लखनऊ से खबर आती है कि एक बुजुर्ग बेचारे आदमी को पेशाब चटाया जाता है। सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इंसिडेंट अब बड़े पैमाने में बढ़ रही है। लेकिन आप ये भी देखिए, जो बॉयकॉट की इंसिडेंट जो आपने भिंड की चर्चा करी, ये तो बहुत खतरनाक इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट अपने यहाँ में अलग अलग एक घटना हो रही है, एक दो चार व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से कोई सिस्टम काम कर रहा है, उसके तहत ही इंसिडेंट हो रही है। वो चाहते हैं कि इस जाति के लोगों को बहिष्कार किया जाए। बॉयकॉट करने वाले ये कह रहे हैं ना, इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया, झूठे मुकदमे लगवाते हैं ये हम पे। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी है पुलिस पर कार्रवाई कर रहेगी, जैसे भी लॉ के अकॉर्डिंगली। अगर कार्रवाई गलत है, अगर जो झूठी मुकदमे हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए जाइए, कौन मना कर रहा है, क्वेश्चन लोग जाते भी हैं। तो
इसमें झूठे मुकदमे, बाकी और केसों में भी केसिंग लोग जाते हैं, केसिंग जा सकते हैं, पुलिस उनकी है, मध्य प्रदेश में सरकार तो उन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो क्यों एफ झूठी करेंगे? मंत्री तो पिछड़े बने हुए हैं। तो वो एफ क्यों? मुख्यमंत्री पिछड़े बनने से भाग नहीं पड़ता। सवाल ये है मुख्यमंत्री किस पार्टी का है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है उस पार्टी के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम करता है, ना कि इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में काम करता है। इक्का दो कोई इंसिडेंट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम आप देखें तो वो जो पार्टी की जो विचारधारा है उसी के तहत काम करता है। सोल्यूशन क्या है सर इन सब चीज़ों का? लगातार लगा के देखिए, CBI, जब तक कड़ाई से इन चीज़ों को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए इनको दंडित नहीं किया जाए तो कुछ नहीं होगा। जब सीजे साहब पीछे हट गए, जो कि दलित थे वो पीछे हट गए, तो बताइए क्या मैसेज जाएगा? तो बाकी की जगह जो इंसिडेंट हो रही हैं वो कोई कार्रवाई कुछ करेगा भी नहीं, और कभी भी कुछ भी कोई हो सकता है, किसी के साथ में, दलित के साथ में, किसी और के साथ में। ये सीजे साहब ने तो बहुत गलत मैसेज पूरी दुनिया में दे दिया है, और मुझे लगता है कि इससे जो है हमें आगे प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो 70 सालों में मतलब कुछ जो अंदर की जो भावना है लोगों के प्रति, भेदभाव, छूआछूत, कुछ नहीं बदला आपको लगता है? अब देखिए ना, जो इंसिडेंट हो रहे, बॉयकॉट तो मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट मैंने कभी सुना है। मैंने पिछले 10-15 साल से मैं इस पर नज़र रखे हूँ बारीकी से, लेकिन मुझे कोई सारे ऐसी इंसिडेंट देखने को नहीं मिली। एक कहीं हो सकती है, पंचायतें फैसला भी ले लेती हैं। आप हरियाणा में देखिए, खाप पंचायतें खुद ही फैसला ले लेती हैं। किस बात के? ना पंचायत के संबंध में तो एक शक्ति बांध के जजमेंट था, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस कर रखी हैं, और गाइडलाइंस के बारे में ये कर रखा है कि पंचायतें जो डिसीजन लेती हैं वो पंचायतें वो संविधान के अगेंस्ट हैं और लॉ के अगेंस्ट हैं, इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पहले था, लेकिन जजमेंट को कौन पूछ रहा है? कोई जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को आजकल नहीं पूछ रहा है। सुप्रीम जजमेंट के रद्दी के टुकड़े में पड़े हुए हैं, ना योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, ना कोई और सरकार देख रही है। मैं आपको बता दूं कि कोई जजमेंट अगर ऐसा आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, जो सरकार के अगेंस्ट है, तो उस जजमेंट को वो कभी पालन नहीं करते। उनके पास उन्होंने 3 मोड अपना रखे हैं इस बात के लिए। या तो वो रिव्यू फाइल कर देंगे, या क्या करेंगे, संविधान में या कानून में अमेंडमेंट ले आएंगे पार्लियामेंट, विधानसभा में जा करके, या तीसरा क्या करेंगे, वो उसको लागू ही नहीं करेंगे। तो ये स्थिति चल रही है। अभी देखो उत्तर प्रदेश में मुझे एक जजमेंट भी आया है कुछ समय पहले, जिसमें ये कहा है कि जाति के आधार पर रैलियाँ नहीं होंगी, जिसमें ये कहा है कि जाति के आधार पर आप वोट नहीं लगाएंगे। ये और क्या क्या उसमें ऐसी बात कह रखी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि संविधान में जब जाति के आधार पर MLA MP को आरक्षण मिलता है, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि MLA MP का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है। SC ST सर्टिफिकेट बनता है, SC के लिए लोगों के लिए लिस्ट बनती है, वो स्पेसिफिक 341 आर्टिकल 342 आर्टिकल संविधान में है। जो रिजर्वेशन मिलता है वो जाति के आधार पर मिलता है, जो पार्लियामेंट विधानसभा में मिलता है वो जाति के आधार पर ही मिलता है। इसी तरीके से OBC की खानी भी इसी तरीके से है, जो बैक क्लासेस है, लेकिन उसमें खानी इस तरीके बाकी, और जाति के आधार पर संविधान के फंडामेंटल राइट में, राज्य के नीति तत्वों में बाकी और प्रोविजंस इतने सारे हैं जो जाति के आधार पर लोगों को बेनिफिट देते हैं। तो जाति के आधार पर बेनिफिट देते हैं तो उस स्थिति में जाति की बात क्यों नहीं कर सकते? अब एक बात बताइए मुझे कि अगर ऐसा हो कि दलित लोग हैं, जैसे अब दलित लोगों को जाति के आधार पर खासतौर से जाटव जाति को आप इसमें देखें तो वो टारगेट कर रहे हैं कि इनका बहिष्कार करेंगे, तो जाति के आधार पर कोई रैली क्यों नहीं कर सकता? तो जाति के आधार पर जब उसके खिलाफ जो है बहिष्कार किया जा रहा है, तो वो रैली कोई पार्टी करना चाहे कि लोगों के साथ बहिष्कार जाति के आधार पर, जाति के आधार पर हम काम करेंगे, तो उसमें रोक कहाँ है? रोक होनी भी क्यों चाहिए? ये जजमेंट पूरी तरह से गलत था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जजमेंट जज साहब ने दिया, जज साहब को मैं जानता हूँ, है ना, तो वो जो मैं ज़्यादा इस पर उस दूसरे एंगल से तो नहीं कहूँगा। दूसरे जाना जा रहा है देश में, पता नहीं क्या चल रहा है, जजों पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल विश्वास की तो आप विश्वास भूल जाइए, क्योंकि जजेज जो है ज़्यादातर मेरे नोटिस में कल तो 3 जजों की बात में और मुझे पता चली, वो जजेज भी RSS के जजेज जिन्होंने उनको अपॉइंट करा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जजेज वहाँ फैसला जो दे रहे हैं, जो RSS की विचारधारा के अकॉर्डिंगली फैसला दे रहे हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही ये जजमेंट आ जाए रैली पर रोक, फलाने पर रोक, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन लाके जारी कर दिया। ये तो इसका मतलब क्या है, बीजेपी के मत का काम हुआ है। तो मेरी जानकारी में तो ये है कि बहुत से जजेज इन जज सहित RSS ने अपॉइंट कराए हैं।